तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है अंकेक्षण के प्रकार। अंकेक्षण कितने प्रकार का होता है, तो ये हमारा पहला आगे है। तो हमारा अगला टॉपिक क्या आता है, अंकेक्षक के प्रकार। ऑडिटर किस तरह, कितने तरह के ऑडिटर होते हैं, तो उनमें से दो तरह के ऑडिटर होते हैं। पहला होता है हमारा सरकारी अंकेक्षक। सरकारी अंकेक्षक कौन होता है, सरकारी अंकेक्षक क्या करता है, तो सरकारी अंकेक्षक वो होता है जो सरकारी कंपनियों में, किसमें, सरकारी कंपनियों में तथा विभागों में, जितने भी सरकारी कंपनियां हैं और जितने भी सरकारी विभाग हैं, विभागों का अंकेक्षक करता है। क्या करता है, सरकारी अंकेक्षक क्या होता है, वह अंकेक्षक जो सरकारी कंपनियों में तथा सरकारी विभागों में, ध्यान रखिएगा, सरकारी कंपनियों में तथा सरकारी विभागों का अंकेक्षक करता है। जो सरकारी कंपनियों का और सरकारी विभागों की ऑडिटिंग करता है, उसकी जांच पड़ताल करता है, उसके खातों की जांच पड़ताल करता है, वो सरकारी अंकेक्षक कहलाता है। क्या कहलाता है, सरकारी अंकेक्षक। इसकी नियुक्ति, भाई सरकारी अंकेक्षक की नियुक्ति भी तो की जाती होगी, उसको नियुक्त किया जाता होगा, अपॉइंट किया जाता हो, तो कौन करता है अपॉइंट, तो उसकी नियुक्ति ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा की जाती है। नियुक्ति किसकी द्वारा की जाती है, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा की जाती है। सरकारी अंकेक्षक की नियुक्ति ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा की जाती है। सरकारी अंकेक्षक कौन होता है, सरकारी अंकेक्षक को, उस अंकेक्षक को कहते हैं जो विभागों की, सरकारी विभागों की तथा सरकारी कंपनियों की अंकेक्षण करता है, जो सरकारी कंपनियों का, सरकारी विभागों का अंकेक्षण करता है, उस वहाँ अंकेक्षक का कार्य करता है, वहाँ ऑडिटिंग करता है, वहाँ ये कार्य करता है, वहाँ के खातों की जांच करता है, वहाँ के बैलेंस शीट की जांच करता है, तो उसे सरकारी अंकेक्षक कहा जाता है। इसकी नियुक्ति ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा सरकारी अंकेक्षक की नियुक्ति की जाती है। अच्छा, अगला हमारा अंकेक्षक कौन है, अगला अंकेक्षक है हमारा पेशेवर अंकेक्षक, प्रोफेशनल जिसे कहते हैं, प्रोफेशन। तो सरकारी अंकेक्षक हमने पढ़ा, अब पढ़ा है हम पेशेवर अंकेक्षक। तो पेशेवर अंकेक्षक कौन हो सकता है, यह किसी भी कंपनी, पेशेवर अंकेक्षक क्या करता है, यह किसी भी कंपनी या संस्था का अंकेक्षक कर सकता है। इंडिया में जितनी भी कंपनियां हैं, जितने भी संस्थाएं हैं, उन सब का अंकेक्षक करने वाला, प्राइवेट कंपनियों की बात कर रहा हूँ, सरकारी कंपनियों की बात नहीं कर रहा हूँ। सरकारी कंपनियों का जो अंकेक्षक करेगा वो सरकारी अंकेक्षक ही करेगा, सरकारी कंपनियों का अंकेक्षक सरकारी अंकेक्षक ही करेगा, बाकी कोई नहीं करेगा। हम बात कर रहे हैं प्राइवेट कंपनियों की। तो प्राइवेट कंपनियों में भारत में स्थित जितनी भी कार्य कंपनियां हैं, भारत में जितनी भी कंपनियां हैं, उन कंपनियों में अंकेक्षक का कार्य करने वाला व्यक्ति ही अंकेक्षक कहलाता है, उसे पेशेवर अंकेक्षक भी कहते हैं। किसी भी कंपनी में अंकेक्षक का कार्य करने वाला व्यक्ति ही पेशेवर अंकेक्षक कहलाता है। क्या कहलाता है, पेशेवर अंकेक्षक कहलाता है। अच्छा, ये अंकेक्षक कैसे बनता है, हर कोई इंसान थोड़ी नहीं अंकेक्षक का कार्य कर सकता है, या हर कोई मुंह उठा कह दे मैं अंकेक्षक का कार्य करूंगा, नहीं। इसके लिए भी सरकार ने एक नियम बनाया है। वो नियम यह है कि इसके लिए आपको अंकेक्षक, मतलब अगर आपको अंकेक्षक बनना है, आपको ऑडिटर बनना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम 1949 के अनुसार, चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, कौन सा अधिनियम है, चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम 1949 के अनुसार डिग्री लेना आवश्यक है। अगर आपने चार्टर्ड अधिनियम 1949 के अनुसार एक डिग्री, अंकेक्षक की डिग्री प्राप्त की है, तो आप पेशेवर अंकेक्षक का कार्य कर सकते हैं। किसी भी कंपनी, किसी भी प्राइवेट संस्था में आप अंकेक्षक का कार्य कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए शर्त क्या है कि आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम 1949 के अनुसार डिग्री लेनी होगी। चार्टर्ड अधिनियम
1949 के अनुसार आपको डिग्री प्राप्त करनी हो। तो ये था हमारा अंकेक्षक के प्रकार। अंकेक्षक दो प्रकार के होते हैं, एक सरकारी अंकेक्षक, अगर सीधी भाषा में कहें जो सरकारी कंपनियों का अंकेक्षण करेगा वो सरकारी अंकेक्षक हो जाएगा, जो प्राइवेट कंपनियों का करेगा वो पेशेवर अंकेक्षक हो जाएगा। एक सिंपल सीधी भाषा में सरकारी अंकेक्षक की नियुक्ति ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा की जाती है, और पेशेवर अंकेक्षक बनने के लिए आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम 1949 के अनुसार डिग्री लेना पड़ेगी। अगला है अंकेक्षण के उद्देश्य। आप अपनी कंपनी में अंकेक्षण करवाते हैं, ऑडिटिंग करवाते हैं, ऑडिटर को नियुक्त करते हैं, वो आपकी कंपनियों की खातों की जांच करता है, लेकिन इसका मकसद क्या है, क्यों ऐसा करें, इसका क्या उद्देश्य है? तो उसके हम उद्देश्य के बारे में समझेंगे कि अंकेक्षण का उद्देश्य क्या है। अगर हम अंकेक्षण करवा रहे हैं तो उस अंकेक्षण से क्या फायदा है, क्यों करवाना चाहिए, तो अंकेक्षण के उद्देश्य क्या है। तो इसके उद्देश्य के बारे में समझेंगे तो इसके उद्देश्य को हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। पहला मुख्य उद्देश्य, सहायक उद्देश्य और अन्य उद्देश्य। 3 उद्देश्य होते हैं, पहले समझेंगे मुख्य उद्देश्य, सहायक उद्देश्य और अन्य उद्देश्य। तीनों उद्देश्यों कहते हैं कि वित्तीय विवरण, जितने भी हमारी फाइनेंशियल विवरण बनाए जाते हैं, वार्षिक विवरण बनाए जाते हैं, वार्षिक प्रपत्र बनाए जाते हैं, कि कोडिंग का करने का नहीं होता है, वो अकाउंटिंग की जांच करता है कि जो अकाउंटिंग कंपनी के अंतर्गत की गई है, क्या ये कंपनी के अंतर्गत जो लाभ हानि खाता बनाया गया है, जो बैलेंस शीट बनाई गई है, तो क्या ये बैलेंस शीट, ये लाभ हानि खाता सही बना है या नहीं बना, इसकी जांच करना ही अंकेक्षक का, ऑडिटर का नियुक्त उद्देश्य होता है। और ये सभी कंपनियों में अब अनिवार्य कर दिया गया, हर कंपनी को अपना एक अंकेक्षण रखना होगा जो उसकी कंपनी की शुद्धता, उसके खातों की शुद्धता, उसकी नियम अनुसारता, इन सब की वो जांच करेगा। तो मुख्य उद्देश्य उसका क्या है, जितने भी वित्तीय विवरण हमारी कंपनी के अंदर मौजूद हैं उसकी पूर्णता, क्या वो वित्तीय विवरण पूरे बने हुए हैं, उनमें कोई कमी तो नहीं रह गई है, सत्यता, क्या वो सही प्रकार से बने हुए हैं, गलती तो नहीं हुई है उनमें, नियमकूलता, क्या उनको बनाने में जो नियम लगना चाहिए था, जो अधिनियम हमारे संविधान में लिखा हुआ है उसी अधिनियम के अनुसार ही बनाए गए हैं, क्या अलग अधिनियम तो नहीं लगा दिया गया है, उचितता, और वो क्या उचित हैं, उस कंपनी के लिए जो विवरण बनाए गए हैं वो क्या उस कंपनी के लिए उचित हैं, इसकी जांच करना। अंकेक्षक का कार्य क्या है, वित्तीय विवरण की पूर्णता, सत्यता, नियमकूलता और उचितता की जांच करना। दूसरा, उस पर अपनी राय देना, अगर वो जो भी वित्तीय विवरण बनाए गए हैं वो गलत हैं तो अंकेक्षक बताएगा, अपनी राय देगा कि ये चीज इसमें गलत है, आप इसको सुधारिए। तो क्या है, उस पर उसको अपनी राय भी देना होगी। दूसरे उद्देश्य, जिसको हम कहेंगे सहायक उद्देश्य। पहला था मुख्य उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य में जो था हमने आपको बताया, अब हमारा सहायक उद्देश्य। तो अंकेक्षण के सहायक उद्देश्य क्या है, तो अंकेक्षण के सहायक उद्देश्य सबसे पहला त्रुटियों का पता लगाना। अगर कोई भी खाते को बनाते समय गलती हो गई है तो अंकेक्षण का काम ये है कि वो उस गलती का पता लगाए। अंकेक्षण का पहला काम क्या है, खाते को बनाते समय, बैलेंस शीट को बनाते समय, लाभ हानि खाते को बनाते समय अगर कोई गलती हो गई है तो उस गलती का पता लगाना। पहला उद्देश्य गलती का पता लगाना। छल कपट का पता लगाना, अगर कोई भी कर्मचारी कंपनी के खातों के साथ छल कपट कर रहा है तो उस छल कपट का पता लगाना भी अंकेक्षक का ही उद्देश्य होता है। दूसरा हो गया, पहला हो गया और दूसरा हो गया। तीसरा है हमारा अंकेक्षक त्रुटियों एवं छल कपट को रोकना। पता लगाना ही उसका काम नहीं है, उसको रोकना, उसको सही करना। अगर कोई छल कपट हो रहा है तो उसको रोकना, कोई त्रुटि हो गई है तो उसको संभालना। ये किसका उद्देश्य है, अंकेक्षक के सहायक उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। तो उसके सहायक उद्देश्य कौन कौन से हैं, त्रुटियों का पता लगाना, छल कपट का पता लगाना, त्रुटियों और छल कपट को सुधारना, ये हमारा है सहायक उद्देश्य। अगला है हमारा अन्य उद्देश्य। इसके बाद भी बहुत से उद्देश्य बचे हुए हैं। तो अन्य उद्देश्य में वो आता है जैसे कर्मचारियों पर नैतिक प्रभाव डालना। पहला कार्य क्या है उसका, जो उसके कर्मचारी हैं, उस संस्था में काम करने वाले जितने भी कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों पर
नैतिक प्रभाव डालना, अनैतिक प्रभाव नहीं डालना है। क्या करना है? नैतिक, यानी अगर उनसे कोई गलती हो गई है तो उनको उस गलती को सही करना सिखाना, उसके लिए उन्हें पनिश करना नहीं है, उसको उन गलतियों के बारे में बताना कि आपसे ये गलती हो गई, इस गलती को इस तरह सुधारा जाता है। तो क्या है, उस पर नैतिक प्रभाव डालना। वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना, अगर कंपनी में कोई वैधानिक आवश्यकता पड़ जाए तो उसकी वो पूर्ति करेगा। तीसरा है सरकारी अधिकारियों व बाह्य पक्षों को संतुष्ट करना। जितने भी सरकारी अधिकारी हैं या जितने भी हमारी कंपनी से संबंध रखने वाले बाह्य पक्ष हैं यानी बाहरी पक्ष हैं, उन सबको संतुष्ट रखना, उनको अपनी कंपनी के प्रति क्या करना, संतुष्ट रखना, सही रखना। तो ये हमारे थे इसके अन्य उद्देश्य पहला था कर्मचारियों पर नैतिक प्रभाव डालना, वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना और सरकारी अधिनियम, सरकारी अधिकारी व बाह्य पक्षों को संतुष्ट रखना। तो हमने इस वीडियो के अंतर्गत क्या पढ़ा, अंकेक्षण के प्रकार पढ़े और अंकेक्षण के उद्देश्य पढ़े। अंकेक्षण के प्रकार में दो तरह के प्रकार थे, पहला उसका सरकारी अंकेक्षण, दूसरा उसका पेशेवर अंकेक्षण। सरकारी अंकेक्षण जो सरकारी कंपनियों की जांच करता है, पेशेवर अंकेक्षण जो किसी भी प्राइवेट कंपनी या संस्था में नियुक्त होता है। सरकारी अंकेक्षण की नियुक्ति ऑडिटर जनरल बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा की जाती है और पेशेवर अंकेक्षण बनने के लिए आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम 1949 के अनुसार आपको डिग्री लेना पड़ेगी। इसके उद्देश्य, अंकेक्षण के उद्देश्य क्या है? अंकेक्षण का पहला उद्देश्य ये है कि आप वित्तीय विवरण, जितने भी आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, वित्तीय विवरण, उन सब की पूर्णता, सत्यता, नियमकूलता, उचितता की जांच करना। पहला क्या है? सत्यता, पूर्णता, नियमकूलता, उचितता की जांच करना, उस पर अपनी राय प्रकट करना, उस पर अपनी राय प्रकट करना। दूसरा है त्रुटियों का पता लगाना, गलती, जिस त्रुटियों को हम गलती भी कहते हैं, गलतियों का पता लगाना, छल कपट का पता लगाना, त्रुटियों और छल कपट को रोकना। पता लगाना ये काम नहीं होता, उसको रोकना भी पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि ये आपकी गलती है, इसको सही करिए, या वो उसको सही करेगा। कर्मचारियों पर नैतिक प्रभाव डालना, वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना, सरकारी अधिकारियों व बाह्य पक्षों को संतुष्ट करना।